दोनों साथी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, दुनिया भर के इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अब भी जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक 180 ममालिक अभी भी जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी पहली बार ऐसा हुआ 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा केसेस, बल्कि 52,000 तक केसेस गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 24 घंटों में 24 तक इस वक्त अमवात पहुंच चुकी हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी 2 सूबों के अंदर और वादी से सबसे ज्यादा अमवात, और कुल तादाद इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा 368 तक ये पहुंचे हैं, और 20,000 तक जो फिगर्स इस वक्त मुतासरीन की तादाद जो वो पहुंचने वाली है, और मरने वालों की तादाद इस वक्त 368 जो फाइनल फिगर अभी तक हमारे पास पहुंचे। यानी पिछले 2-2.5 महीने के अगर पूरे अब तक के फिगर्स उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा आज डेथ परसेंटेज ऊपर गई है, और वादी कश्मीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त, क्योंकि वहां पर इनमें सबसे ज्यादा अमवात हुई है। दोनों नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से भी ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त सैयद तजम्मुल भी हैं, सईद रऊफ भी हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सईद रऊफ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बीच में अनलॉक का प्रोसेस भी अब लगभग खत्म हो चुका है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वादी के अंदर? ईद से ठीक चंद घंटे पहले जहां पर तैयारियां रवायती अंदाज में देखी जाती थी, लेकिन इस बार जरा मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। जी आसिफ, तैयारी तो मुख्तलिफ नजर आ रही है, क्योंकि लोग उतना वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि माली हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है लोगों की। और अगर हम बात करें जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद होने की वजह से जो लोगों के पास जो पैसा होता है वो नहीं आ रहा है, इस वजह से शायद लोग पूरी तरह इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मगर कल के दिन के वाले जिस तरह की भीड़ देखी हमने शहर श्रीनगर में, मुख्तलिफ बाजार सजे, लोग भी गए, SOPs को फॉलो भी नहीं किया गया, वायलेशन हुई, लोगों ने भी बातें की। अभी की अगर आप बात करें आसिफ, तो अभी सुबह सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा यहाँ, तो मैंने भी देखा कि गाड़ियां अभी चल रही हैं, कई दुकानें भी सुबह सुबह खुली थी। अगर मैं बात करूं जिस एरिया से मैं गुजर के आया, तो श्रीनगर कांटेक्ट करने पर कई एरियाज में अभी सुबह सुबह दुकानें खुली है। क्या कुछ दिन की सूरत रह सकती है? लोग रुक करेंगे, क्योंकि आज तो अगर देखा जाए तो आज पाबंदी रहेगी, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया था। तो किस तरह की पाबंदी रहेगी वो आने वाले सही ये भी बताइएगा। श्रीनगर की बात अपनी जगह, लेकिन कल जो रात देर के एक ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा था जिसकी तस्दीक शायद अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिला इंतजामिया बडगाम ने आज मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये एहतियातन बंद है क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, या जिस तरीके का रश हमने कल श्रीनगर और बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग के अंदर देखा, उसको रोकने के लिए और उस दबाव को खत्म करने के लिए किया गया? देखिए गवर, रश तो लोगों का था, और मैंने पहले ही कहा कि अब लोगों ने ही बात की इंतजामिया पर, सवाल उठाए लोगों ने कि जहां कोविड है वहां लोगों को इतनी भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने वो इकदाम नहीं उठाए। शायद इस पेश नजर जो जिला इंतजामिया बडगाम है, उन्होंने आप कहा कि रेस्ट्रिक्शन रहेगी और लॉकडाउन रहेगा, दुकान नहीं खोल दिया जाएगा। और एसेंशियल, अभी मैंने बात हुई थी कुछ लोगों के साथ वहां पे, उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल चीजें लोगों को लानी, दुकानें खुली रहेगी, और लेटर ऑन फिर बाद में पता चलेगा कि कल 3 दिन कुल मिलाकर आज बडगाम जिले के अंदर बंदिशें आयद रहेंगी, इस तरीके ईद के हवाले से उन्होंने कहा कि ईद रहेगा 3 दिन, मगर किस तरह की मूवमेंट रहेगी ये पूरी तरह कंफर्म नहीं हो रहा कि ईद के दिन क्या पब्लिक को चलने दिया जाएगा। 2 मिनट आप रुकिएगा, मैं जरा तजम्मुल के पास चल रहा हूँ। तजम्मुल, ये बताइएगा, जहां लगातार हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल संगीन बन रही है, दर्जनों की तादाद में लोगों की मौत वाकया हो रही है, इस बीच जो हमारे मरकजी अस्पताल है, चाहे वो JVC की हम बात करें, चाहे चजरीज अस्पताल की बात करें, या SMHS या फिर सिक्किम सोहरा की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा रश इन दिनों में हम देख रहे हैं कोविड पेशेंट्स की, अब ये माना जा रहा है कि सोहरा जो है वो एक हॉटस्पॉट बन रहा है अस्पताल की वजह से, और वहां पर अब कोविड और नॉन कोविड पेशेंट में पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जी हाँ, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा में इमरजेंसी का जो शोबा है, वहां पर सनसनीखेज खबर वहां से आ रही है कि वहां पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट जो हैं वो एक ही जगह पर रखे गए। उसकी कई एक वजूहात है। जब आप इमरजेंसी में किसी एक पेशेंट को लाते हैं, चाहे वो उसका एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रामा का हो, नेफ्रोलॉजी का हो, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को उसको बाद में रेफर किया जाना, लेकिन पहले उसने जाना ही जाना होता है इमरजेंसी में। जिसके बाद कल कहीं से हमें जराए से पता चला कि इस इमरजेंसी शोबे में दरअसल कोविड-19 पैंडेमिक पेशेंट जिन्हें सस्पेक्ट है, इन्फेक्ट है, और उसके बाद उनके साथ नॉन कोविड पेशेंट्स रखे गए हैं। इस जमीन में डायरेक्टर तक ये बात पहुंच चुकी है। हालांकि डायरेक्टर मौसूफ बहुत ज्यादा मामलात में बिजी हैं और काफी मुश्किल दौर में उन्होंने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में
इस कोविड पीरियड को होस्ट किया, उन तक अब नोटिस पहुंच गया और अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए मतबादिल जगह तलाश कर रहे हैं। इसी तरह से गौर साहब, जब हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां पर भी तमीज तहजीब जो पेशेंट उसका जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है। और साथ में साथ अब अटेंडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है इन पेशेंट उसके बाहर जो है मुश्किल वक्त में वहां पे खड़ी रहती है, उनके लिए भी मुनासिब इंतजाम हॉस्पिटल जोन के आसपास नहीं होना चाहता जिस तरह से एम्स और बाकी जगहों पर होता है। इसी तरह से जेवीसी में जब 107 बेड इस तरह से हैं, उनकी कैपेसिटी आउट ऑफ रेंज हो गई है और वहां पर कोई भी जगह नहीं है। सीडी हॉस्पिटल में जब एक रेफर केस आता है तो गांधरबल की एक मिसाल देता हूं कि एक पेशेंट को रेफर किया गया, वहां पे वेंटिलेटर था लेकिन बेड नहीं था। बाद में उन्हें जेवीसी जाकर कंफर्म करना चाहा, वहां पर आपको वो चीज मिली जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है। यानी कुल मिलाकर इस कोविड-19 के फेज में अस्पतालों की जब हम बात करते हैं तो काफी मुश्किल दौर से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन गुजर रही है। और पहले दिन आपको याद होगा कि गवर्नर साहब हमने बात की थी कि इन अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैं वो थोड़े से न्यूट्रल साइड से हों और डायरेक्टरशिप जो है उसका रोल अब उसमें तो थोड़ी सी लगाम कसने की कोशिश सरकार ने किया। मैं आऊंगा उस खबर पर जरूर, क्योंकि अब जो हमारे पास इत्तलात मिल रही है वो ये भी है कि जीएमसी प्रिंसिपल और दीगर लोगों पर जो 2-3 अस्पताल है उन्हें एक ही कंट्रोल में लाया गया। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त आ रही है, चूंकि प्लाज्मा थेरेपी पर थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर नवीद नजीर साहब ज्वाइन करेंगे, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होगी। लेकिन सही ये भी बताइएगा, अब गाइडलाइंस दोबारा रियासती इंतजामिया की तरफ से जारी कर दी गई है कि होम क्वारंटाइन कौन लोग बैठ सकते हैं और एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए एक नई गाइडलाइंस आई है। और ये जो एक दबाव बहुत ज्यादा था कि जो बाइयर्ड लोग आएंगे और एसिम्टोमेटिक हो, जिन्हें बजाहिर कोई भी अलामत ना हो, उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाए बजाय ये कि वो किसी और जगह बैठे। तो इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या आप तक वो गाइडलाइंस आ पाई है? देखिए, गाइडलाइंस जो सरकार ने दी है कि जो इस तरह के लोग होंगे, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है गवर्नर की, हमने देखा कि सोरा और जो एसएमएच हॉस्पिटल है वहां से उन पेशेंट्स को भी अब रिलीज किया गया है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वेंटिलेटर नहीं पड़ती है, उनको भी अब घर भेज दिया गया है। उनको कहा गया कि आप होम क्वारंटाइन, वो अभी पॉजिटिव ही है, उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, मगर उनको कहा गया कि आप घर में बैठिए, होम क्वारंटाइन रहिए। और एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या होम क्वारंटाइन में कोई इनकी देखरेख कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस हवाले से भी काफी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, और जो पेशेंट हैं क्या उनके साथ फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, क्या बाहर किसी को अलाउ किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। उसमें तो गाइडलाइन में लगभग जो मेरे हाथ में गाइडलाइन है उसमें तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि जिस घर में एसिम्टोमेटिक पेशेंट होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन उसे कोई इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, थेरेपी चाहिए, वो जब घर जाएगा तो उसके लिए क्या कुछ है वो तो ऑलरेडी कहा गया। और मकामी जो सरकारी टीचर्स है इलाके के अंदर, उन्हें अथोराइज किया गया कि वो मोबिलाइज करेंगे बीएमओज के साथ। ये तो मुझे लग रहा है कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है जो पूरे मुल्क के अंदर भी इस वक्त चल रहा है। सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है, एक जो ऑर्डर भी आया है, जो उसमें एसओपीज भी तय की गई है, मगर ग्राउंड पे कहीं इंप्लीमेंट क्या पूरी तरह ये हो रहा है, क्योंकि वो टीचर्स क्या वो टीचर्स देखरेख कर रहे हैं इस चीज की, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीएमओज वहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं डे के हिसाब से कि कौन वहां पे गया, किस तरह आपने देखा, ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसको सही मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। एक और चीज जो इसमें जोड़ी गई है तजम्मुल, फटाफट से जरा मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद डॉक्टर नवीद नजीर साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास भी चलूंगा। इसी जो नई गाइडलाइंस आई है, होम क्वारंटाइन फॉर एयर रेल पैसेंजर्स, जो जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसमें आरोग्य सेतु ऐप होगा, उन्हें घर जाने की इजाजत, और जिनके पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन जाना पड़ेगा। और साथ साथ बिजनेस ट्रैवलर्स को स्ट्रेटली मूव टू होटल्स फ्रॉम एयरपोर्ट। ये किस तरीके से आप देख रहे हो, कितनी राहत है ये जम्मू कश्मीर में? देखिए गवर्नर साहब, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह से इस मुहलिक बीमारी को हमें शायद और ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा कि जब इसका खात्मा हो जाएगा, तब तक ये मुझे लगता है अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स है। बहुत ज्यादा मामला जो चले थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन और उसके बाद होटल्स वगैरह में जाना जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। बहुत सारे हमने पेशेंट्स या सस्पेक्ट देखे जिन्हें घर में रखा जा सकता था, लेकिन इनिशियल स्टेज में गवर्नर साहब
कोशिश डॉक्टर की नवीद गई कि नजीर घर साहब के ने ज्वाइन माहौल कर से लिया। दूर डॉक्टर इस नवीद पेशेंट को नजीर रखा साहब के जाएगा। पास चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अवलन बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज का इंतजार था कि ये जो गाइडलाइंस है ये रिव्यू होनी चाहिए और इसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें तरमीमें लाई जा रही है, क्योंकि अब हमारे सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक और कैजुअलिटियां हर दिन बढ़ रही है। एक अलार्मिंग सिचुएशन में हम चले हैं। ये जो नई चीजें आई हैं ये कितनी बेहतर आप मान पा रहे हैं, और जिनके घर में अब ये एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक पेशेंट जाएंगे उनके लिए आपकी माहिराना मशवरा बहसती मौलिज के क्या कुछ है? अवलन देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस। इसमें हमारी स्टेट की जो यूटी की गाइडलाइंस है उसको मॉडिफाई किया गया है, और एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो होंगे, जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में मुबतला होंगे, उनको अगर घर पे फैसिलिटी है तो उनको घर पे ही रखा जाएगा, और वहीं पे उनकी जो भी गाइडलाइंस हमने बनाई है उनको वो फॉलो करेंगे। इसमें यही कंडीशन है कि वो उनके पास वहां पे घर पे फैसिलिटी होनी चाहिए आइसोलेशन की, और जो बाकी अफराद खाना है उनके लिए भी वहां पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए जो वहां पे आइसोलेट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसकी वजह से जो अस्पतालों पे बर्डन था, जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो अस्पतालों में एडमिट होते थे, जिनको अस्पताल में जरूरत नहीं थी किसी इलाज की, वो हम घर पे ही उनको मैनेज कर सकते हैं, और हमारे बेड्स जो है वो उन्हीं पेशेंट्स के लिए मखसूस रहेंगे जिनको सही में अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे इंशाल्लाह हम बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उन पेशेंट्स को जो अस्पतालों में एडमिट रहेंगे। डॉक्टर साहब अब जरा प्लाज्मा थेरेपी की भी बात करें, जो काफी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है, और माना जा रहा कि ये इस वक्त एक ऐसा हमारे हाथ में हथियार है जिससे कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये प्लाज्मा कितने दिनों के बाद देना चाहिए? क्योंकि कल से लगातार शिकायतें आ रही हैं, बहुत से लोग आए थे प्लाज्मा देने के लिए, उन्हें कहा गया कि आपने 14 दिन पहले होने चाहिए। कुछ डॉक्टर साहब कह रहे हैं 21 दिन होने चाहिए, और 14 और 21 की चक्कर में वो दे नहीं पाए और वो वापस कल चले गए। कल बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायतें इस तरीके की मौसूल। तो मैं जरा ये क्लियर कर देना चाहता हूं अपने नाजरीन के लिए जो पॉजिटिव थे अब नेगेटिव है और प्लाज्मा थेरेपी देना चाहते हैं, प्लाज्मा अपना डोनेट करना चाहते हैं, तो कितने दिन का देखिए अशफाक साहब, जो प्लाज्मा देने की बात है, जो भी रिकवर हुआ होता है पेशेंट, हर कोई प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसमें जो हम एडवाइजरी कमेटी जो बनी हुई थी उसमें हमने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को फराहम की थी कि कौन कौन सा पेशेंट प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें एज क्राइटेरिया भी है, उसमें मेल या फीमेल होना वो भी एक क्राइटेरिया है कि मेल्स तो कर सकते हैं, फीमेल्स जो है जिनका बच्चा हुआ है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है वो नहीं डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। इस तरीके से इसमें गाइडलाइंस है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम करें तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास पहले पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो चुका है, तो वो डोनेट कर सकता है एज पर जो हमारी रिकमेंडेशन थी। अगर उसको 28 दिन हुए हैं जब वो पहला पॉजिटिव आया था और उसका एक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, तो वो डोनेट कर सकता है। और इसके अलावा या अगर किसी को 14 दिन हुए हैं पॉजिटिव हुए तो उसके लिए उसको 2 RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए जब वो डोनेट कर सकता है। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उसकी बॉडी में पहले एंटीबॉडीज होनी चाहिए, यानी कि IgG टेस्ट किया जाता है पहले। अगर वो एंटीबॉडीज है बॉडी में, उसका डेफिनेट क्राइटेरिया है, तो तभी वो डोनेट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई डोनेट करे तो प्लाज्मा डोनेट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पेशेंट को फराहम किया जाएगा उसको फायदा आना चाहिए और वो किसी और बीमारी में नहीं पड़ना चाहिए प्लाज्मा देने की वजह से। इसलिए कुल मिलाकर ये 28 दिन का इंतजार करना है, तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। डॉक्टर साहब क्या ये कुल मिलाकर 28 दिन का इंतजार है या 14 दिन का इंतजार है? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि अगर 28 दिन हम कब से ले रहे हैं, जब से वो पहला पॉजिटिव हुआ है उसका, और 28 दिन के बाद वो डोनेट कर सकता है। और उसके लिए एक कोविड टेस्ट उसका नेगेटिव आना चाहिए। अगर 14 दिन के बाद वो डोनेट करना चाहता है तब उसके 2 RT-PCR नेगेटिव होने चाहिए और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज उस मिकदार में होनी चाहिए जब वो एलिजिबल हो सकता है डोनेशन के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जो कंफ्यूजन था मेरे ख्याल से आज डॉक्टर साहब ने वो भी क्लियर कर दिया कि कौन कैसे कब कहां पर डोनेशन जो है वो कर सकता है। और कुछ जो पॉइंट सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस के हिसाब से, या जो घर में जिनको क्वारंटाइन करना है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, उनके लिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए। एक तो अलग रूम होना चाहिए, जो पहले ही प्रोसेस था, पहली गाइडलाइंस में भी आया था। और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जहां से वो जो हेल्थ के उनको लेकर जो मामलात हैं वो लगातार अपडेट करते रहें, क्या परेशानी है या क्या किया जा सकता है, वो उस पर लगातार अपडेट करने हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर अपने साथ रखना है, ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो अगर 90% से कम होता है तो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना है। ये भी सरकार की तरफ से इसमें हिदायत दी गई है। इसके अलावा एक पोस्टर, जो पिछले दिनों मामलात रहे थे कि कई ऐसे घर हैं जहां पर पोस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे जिनको होम क्वारंटाइन करा दिया गया था, उन घरों के ऊपर से पोस्टर हटाए गए थे। इस बार अगर किसी घर से पोस्टर हटता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चौथा पॉइंट इसमें इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। और पांचवां इसमें कि जो मेडिकल टीम्स होंगी, चाहे वो जम्मू के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो, जो कॉन्स्टिट्यूटेड टीम है, जो टीमें तश्कील दी गई हैं, वो जब पेशेंट को देखने जाएंगी उसके बाद पूरा जो डेटा है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के साथ शेयर किया जाएगा कि पेशेंट की एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल क्या है जब आखिरी चेकअप हुआ होगा। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, यानी ऑक्सीजन लेवल का जो जिक्र किया गया 90% से नीचे गिर जाता है, तो उस सूरत में उनको अस्पताल पहुंचाना या नहीं। उसके बाद वो कमेटियां जब रुजू करेंगी हायर अथॉरिटीज से, वो ये बताएंगी कि पेशेंट इस वक्त कितना सीरियस है या माइल्ड केसेस हैं, तो उनको अस्पताल ले जाया जाए या नहीं। इसके साथ साथ जो दूसरी गाइडलाइंस का भी आपने जिक्र किया सरकार की तरफ से जो जारी की गई, उसके मुताबिक खासतौर से जो हवाई सफर करके आएंगे या बसेस के जरिए करेंगे, एक चीज का होना लाजमी है यहां पर, आपका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो नेगेटिव रिपोर्ट आपके साथ हर हाल में होनी चाहिए, जिसके बाद आपको कहीं पर भी एंट्री या एग्जिट की इजाजत दी जाएगी। चलिए, ये बात तो थी कोविड-19 की। और कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो थोड़ी देर में दोबारा हम अपने दोनों नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। हमने उधमपुर भी चलना, क्योंकि उधमपुर से एक और बड़ी खबर है। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि जितने भी मेडिकल ब्लॉक्स कश्मीर सूबे के हैं, वहां सबके अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जनाब जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है जी। तो अब जरा बढ़ते आगे और बात करते हैं। एक और मामला हमारे सामने है जी, वो है नौकरियों का। और बेरोजगारी इधर बहुत ज्यादा है और लगातार ये शिकायतें की गई कि जब भी नौकरियां फराहम की जा रही हैं या SSRB को दी जाती है, किसी भी रिक्रूट एजेंसी को दी जाती है, तो उसके लिए आपको उम्र खजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप तब तक जिंदा रहे जब तक वो लिस्ट आती है, तब आप जाकर नौकरियों में जनाब नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कल एक और मिसाल जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कायम की गई है, उन अथॉरिटीज की तरफ से कायम की गई है जिन्होंने जिला उधमपुर के अंदर अपना एक रिक्रूटमेंट लिस्ट जारी कर दिया। और जब सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया तो उसमें वो लोग भी थे जो अब रिटायरमेंट के लिए जनाब सिर्फ 2 या 2.5 साल उनके बाकी बचे हैं, और उन्हें अथोराइज किया गया कि आप जनाब ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ये ज्वाइन किया गया था और कल के रिजल्ट आने में तकरीबन 14 साल का वक्फा लगा है। 14 साल के बाद क्लियर किया गया कि कौन कौन लोग होंगे जो इस महकमे के तहत उधमपुर के अंदर काम करेंगे। यानी 14 साल का वक्फा बहुत बड़ा अरसा होता है जी। 14 साल के वक्फे के बाद क्लास 4th के लिए, अब ये कोई बड़ी नौकरी नहीं थी कि कोई इंजीनियर लगाना था जी, कोई कुछ लगाना था, क्लास 4th के लिए 14 साल लगे सरकार को, इंतजामिया को यह फैसला लेने में कि नौकरी किसको दे और किसको नहीं दे। और उसमें एक बड़ी मिसाल अब यह भी है कि एक एप्लीकेंट था इसाद दास जिसका नाम है, अब उसके पास सिर्फ 2.5 साल बचे हैं। अब वो नौकरी तो करेगा लेकिन 2.5 साल वो नौकरी कर पाएगा। और जब वो 2.5 साल नौकरी कर पाएगा तो उसके बाद अब उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, क्या वो मॉनिटरी बेनिफिट्स ले पाएगा नहीं ले पाएगा, एक बड़ा सवाल इस वक्त वो भी सामने खड़ा हुआ कि आखिर आगे किस तरीके से वो बढ़ेगा। अब ये एक नहीं है बल्कि इस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर क्लास 4th की जो कल सामने आई है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके से रिटायरमेंट की उम्र को बहुत बहुत पास पहुंचे हैं और अब वो नौकरियों के लिए जाएंगे। हमारे साथ सुमित शर्मा ज्वाइन किए हुए, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर 1 2006 डेटेड मार्च 20 2006 की मैं बात कर रहा हूं। सुमित जरा डिटेल बताइएगा हमारे व्यूअर्स को
कि किस तरीके की सिचुएशन थी, कब इन लोगों ने अप्लाई किया था और अब क्या कुछ वहां के वो लोग कह रहे हैं जो रिटायरमेंट के पास है और सरकार कह रही है आप नौकरियां करिए। जी गौहर, बिल्कुल मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और विडंबना है कि भारत विश्व का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र होने के बाद जब इस तरह की पोस्ट निकलती है जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं और लगभग 15 साल लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को चरण में आते आते, पोस्ट की जो है जो लोग इस पे अप्लाई किए हुए हैं उन्हें कार्यरत होते होते 15 साल का समय लग जाता है। गौहर, मैं आपको सबसे पहले इस पोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग 15 साल पहले ये पब्लिकेशन हुई थी पोस्ट, जिसके बाद से ही एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक, दूसरे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, इन सब जो पोस्ट है, ये जो सिलेक्शन लिस्ट है पूरी, इस पे अंकुश लगे थे, इस पे प्रश्न चिन्ह लगे थे। लेकिन जिसके बाद अब इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। लेकिन यहाँ पे फिर से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों ने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आज वो सब के सब लोग जो है ओवर एज होने की हद तक पहुंच चुके हैं। तो प्रशासन और सरकार बहुत खुश है कहीं ना कहीं जिस तरह से इन पूरी पब्लिकेशंस के बाद, इस पूरी पोस्टों के बाद जो अप्लाई नॉमिनेशंस हैं उनको अब चरम दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन अब जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, उनमें जो मैक्सिमम लोग हैं गौहर, वो ओवर एज होने की डेट तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब किस तरह से अपने परिवार को वो देखते हैं, जिस तरह से अब उनका जो समय काल है 2 या 3 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा, किसी का 5 साल का रहेगा, तो किस तरह से अपने परिवारों को वो देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा असमंजस की ये जिन सुमित एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जिन लोगों को आज अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इजरा किए गए, चाहे कोर्ट के डायरेक्शन पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन पर हो, तो क्या ये पहले किसी जगह काम कर रहे हैं अभी, या अभी ये इंतजार में ही थे कि हमें कहीं ना कहीं से नौकरी का ऑर्डर मिलेगा? देखिए गौर, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि हर सोसाइटी का तबका जो है इस सिलेक्शन लिस्ट के पीछे पड़ा हुआ था। जिस तरह से कई पार्टीज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों की बंधी हुई थी, तो लोग ना इस तरफ जा पा रहे थे, ना अपने आप की जो स्थिति है वो उस तरफ ले पा रहे थे कि हम इसको लेके क्या करें। आज और कल की अटकलें रही, सदा हमेशा ये स्थिति रही कि आज ये लिस्ट निकलने वाली है, कल निकलने वाली है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बंदिश में रहे, ना वो कहीं बाहर काम करने जा सके। जिस तरह से पब्लिकेशन हो चुकी थी, उम्मीदें उन लोगों की बंधी हुई थी, कल ये लिस्ट निकलेगी, कहीं ना कहीं ना पाएंगे, तो वो करते करते जो समय था उन लोगों के हाथ से निकल चुका था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये एक आशा की किरण लेके आने वाला था। लेकिन अब जिस तरह से इतना समय इसको लग गया, इतना विलंब इसमें हुआ, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्थिति में देख रहे हैं कि अब वो खासी असमंजस में है कि अब यहाँ से वो कहाँ जाए। अपने परिवार को भी देख रहे हैं, अगर वो उसको ज्वाइन भी करते हैं तो केवल 2 या 3 साल का ही समय रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे सुमित की किस तरीके से 14 साल का वक्त लगा क्लास 4 की नौकरी लेने के लिए, और जब लिस्ट आई है तो अब इनकी सर्विस टेन्योर जो बचा है वो 1.5 साल 2 साल के बीच में ही बचा हुआ। तो फिलहाल जरा बढ़ते हैं आगे, और बात और भी है जो बताएंगे आसिफ आपको, कुछ और खबरें भी है, श्रीनगर भी, हम जम्मू भी चलेंगे जहां से विनोद जी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, जब बात नौकरियों की भी हुई है तो डोमिसाइल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जब सर्टिफिकेट देने या कामती असनाद तकसीम करने का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से जारी है, तो अब जम्मू के अंदर भी तमाम अजला के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, और खासतौर से जो मगरबी पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला है वो पहले जो आज 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, अब लगभग 2000 के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अभी तक इनको दी जा चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच में कई ऐसे लोग हैं जहां पर आपने उन लोगों की बात की जो अपनी ओवर एज हो चुके हैं, जिनको नौकरियों के लिए बहुत कम वक्त रहा है, और ऐसे में जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की बात आई तो कई लोग आज भी जो गुज़श्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन आज उस वक्त उन लोगों की आंखें नम हो रही है जब उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जब उनको वोटिंग के राइट्स मिल रहे हैं, यहां पर उन्हें प्रॉपर्टी के राइट्स मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ दीगर जो हुकूक हैं उनकी बहाली होती हुई नजर आती है। और इनमें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, जिनको अब कई बरसों बाद जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जम्मू सूबे के अंदर एक बड़ी तादाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ लगने वाले कई इलाकों के अंदर उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अब दी जा रही हैं, और अब तक जो इंतजामिया का डेटा है उसके मुताबिक 1900 के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को भी तकसीम की जा चुकी हैं। और इनमें इंतजामिया का यह भी दावा है कि जो लोग बचे हुए हैं सभी लोगों को कुछ वक्त के अंदर
ये प्रोसेस अभी चल रहा है, तो तमाम लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी दे दी जाएंगी, मुकम्मल कर लिया जाएगा ये प्रोसेस। चलिए, ये तो जम्मू से खबर है जहां पर डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं। जरा पूरे पैनल पर दोनों हमारे रिपोर्टर्स को दिखाइए, श्रीनगर के जो 2 रिपोर्टर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि जब हम जम्मू के मुख्तलिफ अजला की खबर देखते हैं तो लगातार वहां से डोमिसाइल का अप्लाई करना और डोमिसाइल का निकालना जो है वो जारी है। लेकिन श्रीनगर के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ सईद तजम्मुल भी ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन किए हुए हैं। सईद रूफ, पहले आपके पास आऊँगा। जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, माना जा रहा है कि ऑनलाइन पर बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादातर तहसील ऑफिस के अंदर भीड़ लगी है कि जनाब हमें डोमिसाइल चाहिए, और डोमिसाइल निकालने की शुरुआत अब कश्मीर प्रोविंस में भी शुरू हुई है। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पा रही है? सही बात है गौर, क्योंकि अब यहाँ पे भी जो है डोमिसाइल के हवाले से लोग प्रोसेस कर रहे हैं और ऑनलाइन का सिस्टम तो चल नहीं रहा क्योंकि 2G इंटरनेट है। और जो लोग हैं जिनको नौकरी के लिए फॉर्म भरने हैं वो सीधे तहसील ऑफिस का रुख कर रहे हैं और वहां से शिकायत आ रही है कि उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्लास 4 के लिए जो भी पोस्ट्स निकले थे उनमें सबको कहा गया था उनको डोमिसाइल लाना बड़ा जरूरी है। तो जो लोग जा रहे हैं वक्त पे उनको नहीं मिल रहा है, वो जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ टाइम भी दिया था इस हवाले से कि मैं आपको गौर बताऊं कि कई ऐसे लोग हैं शायद जो अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग टेलीफोन पे बात करें कि उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। एक तो इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से, दूसरा कि उनको डोमिसाइल के हवाले से भी काफी ज्यादा मुश्किलात आ रही है। हर एक जिला इंतजामिया के पास शायद इस वक्त जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं, मगर पूरी तरह जो लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। और क्या इस चीज को एक्सटेंड किया जाएगा, इन पोस्ट को जो डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा, उससे भी कोई बात नहीं हो रही है। सिक्किम में कुछ पोस्ट निकले थे, कुछ स्टूडेंट्स अभी हमें लिख रहे हैं कि वहां पे हमें अप्लाई करना था, नेट न होने की वजह से नोटिफिकेशन पता नहीं चल रही है। क्या उनको जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट क्या एक्सटेंड किया गया नहीं किया गया ये भी पता नहीं। लेकिन इसमें तो सरकार की तरफ से एक चीज बड़ी क्लियर कर दी गई थी कि जनाब जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त जरूरत नहीं है, जब आप इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे तब जाकर आप लाएंगे, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इस बीच में तो काफी वक्त है और विद इन 60 डेज तो आपको मिलनी है, 2 महीने के अंदर अंदर तो आपको मिलनी है। ये तो अब सेट कायदा बना दिया सरकार ने, नहीं देंगे तो तहसीलदार साहब के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद होगा। देखिए, और इस तरह की तो है, सरकार ने ये गाइडलाइन दी है कि आपको उस टाइम अप्लाई जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे आपको उस टाइम तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर 15 दिन के अंदर क्या मिलेगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह रश अब है तहसील ऑफिस में और जिस तरह वहां पे भी यही कहा जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस नहीं है। आप जरा रुकिएगा एक मिनट, तो जमुल के पास। तो जमुल, क्या ये इतना इजी है कि आपके पास पुराना PRC है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, उसको आप सबमिट करेंगे, उसके फौरन बाद आपको आपका PRC आपका ये डोमिसाइल मिल जाएगा, या दफ्तरी तवालत इसमें भी इतनी ज्यादा कर दी गई है जो हमारा आदत है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर? देखिए, कश्मीर में क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट को इसके साथ जोड़ते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जब आप इसके साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं रश आपको नजर आएगा। लेकिन एक सिंपल एफिडेविट आपने बनाना है जिसमें आपने अंडर प्रोसेस अपनी फाइल को दिखाना है, क्योंकि हिदायत होंगे, ACR का क्या, ADC साहब क्या कहेंगे, कुछ देर उसमें लग सकते हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं तो अभी उतना ज्यादा हमें रेस्पॉन्ड नहीं देखा, क्योंकि सियासत में कहते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है, किसी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता और डोमिसाइल को भी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा सकता है। एक उम्मीद, एक आस ये है कि शायद इसकी जरूरत ना पड़े अगर एक कोई बड़ा डिसीजन बहुत जल्द आ जाता है। लेकिन ये वही क्राइटेरिया, वही लोग इसमें आएंगे जिन लोगों ने फिलहाल, चूंकि गवर्नर साहब एडमिशन वगैरह जो है क्लोज हैं, एग्जामिनेशन वगैरह है जो तकरीबन वो ऑनलाइन ही हो पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी क्लास 4 के लिए, जो जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अफराद थे जिन्होंने इस क्लास 4 आसानियों को पूर्ण करने के लिए अपना जो है फॉर्म वगैरह। ये खबर भी आ रही है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, पंडित माइग्रेंट्स हैं, लेकिन वो माइग्रेंट नहीं हुए, वो अपनी ही इलाकों के अंदर है या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर जहां पर सरकार ने उन्हें रखा है वहां पर है, उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्हें तरह तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये पुलवामा, अनंतनाग, खनबल, कुलगाम और दक्षिण कश्मीर के शुपियर इलाकों से ही ज्यादा खबरें हैं। कलूसा, बांडीपोरा, चाडोरा, बडगाम, इन इलाकों से भी इतलात हैं कि जो हमारे बदकिस्मत से पंडित महाजरीन यहाँ जम्मू कश्मीर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए। अब जो यहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में है, ट्रांजिट क्वार्टर्स में है, उनके लिए अब एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाना जरूरी है। अब कहीं पर आपको गवर्नर साहब याद होगा कि अलाटमेंट सचिंदर कौर के नाम है तो बैठा है रविंदर, उसमें
तो कई पर बहुत सारे मामला है जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं आपने वहाँ के जो टेलीफोन बिल हो या रेजिडेंशियल प्रूफ हो या कोई भी ऐसा प्रूफ हो जिससे आपको यहाँ रहने का अहल करार दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि तहसीलदार साहिबान जो कि जिस जगह पर केस अफसरान तहसीलदार की कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें थोड़ी सी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन सही तजम्मुल दोबारा आपके पास आएंगे, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि एक और बड़ी खबर है। बात जब मुलाजमीन की हो रही है और मुलाजमतों की हो रही है तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से भी, क्योंकि एक बड़ा फैसला एक और लिया गया है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन भी होगा और उन मुलाजमीन के खिलाफ जो मौजूदा वक्त में रियासत मुखालिफ या मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रियासत की सालमियत के लिए खतरा बनने वालों पर अब कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी DVR सुब्रमण्यम की सदारत में उनकी निगरानी में यह कमेटी काम करेगी और इंतजामिया के फैसले के मुताबिक रियासत की जो सालमियत और सलामती के लिए कोई भी खतरा बनने की कोशिश करेगा या फिर जो अलहदगी पसंद है या फिर किसी तरह के मुल्क मुखालिफ बयान आते हैं उनकी हिमायत करेगा, कोई उनकी तायीद करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कमेटी जांच पड़ताल करेगी इन पूरे मामलों की, उसके बाद जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें बरतरफ भी नौकरी से किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली कमेटी जो इन पूरे मामलों पर जांच पड़ताल करेगी और सिफारिश करेगी और उसके बाद आला हुकाम जो है वो इस पर बड़ा फैसला भी मुलाजमीन के मुतालिक ले सकती है। इशफाक, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां पर सिविल इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया और ये बड़ा फैसला है जनाब उन लोगों के लिए जो इलाहिदगी पसंद की सोच रखते हैं या फिर सोशल मीडिया और दीगर जरिया से उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उन पर अब नकेल कसी जाएगी और हुकूमत की तरफ से पैनल का क़याम भी अमल में लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अब उन्हें बरतरफ भी किया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कमेटी इतना हद इख्तियार इन्हें दिया गया है कि उन्हें नौकरियों से बरतरफ भी किया जा सकता है और ये कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो बनाई गई है इसमें आला इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ साथ सुराग रसा इदारों के अफसरों को भी तैनात कर दिया गया है और ये डिटेल रिप्रेजेंटेशन आने के बाद उस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी चंद लोगों के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई हुई थी जिन्होंने सोशल मीडिया पेजेस का इस्तेमाल किया था और अपनी आवाज उस तरीके से उठाई थी जो कोडल फॉर्मेलिटीज के खिलाफ है, यानी जब नौकरियां दी जाती है वो एक कायदे के तहत दी जाती है और सरकार का मानना है कि उन कायदों की खिलाफ वर्जी जो है वो अक्सर मुलाजमीन करते रहते हैं और यही वजह है कि अब हुकूमत की तरफ से रियासत मुखालिफ कार्रवाइयां में जो मुलविस मुलाजमीन होंगे उन्हें बरतरफ किया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली कमेटी जांच पड़ताल और सिफारिश करेगी कि किस तरीके से उन्हें बरतरफ किया जाएगा और किन कानून के तहत उन्हें बरतरफ किया जाएगा। और जिनको इस कमेटी में इख्तियार दिए गए हैं, जो कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे उनमें चीफ सेक्रेटरी दाखिला के अलावा जो इंतजामी सेक्रेटरी दाखिला हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, इंतजामी सेक्रेटरी GAD के हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, CID और इंतजामी सेक्रेटरी महकमा कानून है, इंसाफ व पार्लिमानी उमूर के बतौर ये सभी लोग मेंबर शामिल होंगे और भारत के आइन दफा 311 2C के तहत रियासत की सालमियत के तहत मुकदमात की जांच होगी जिसके बाद सिफारिश की जाएगी और इस तरह की इतलात मौसूल होने पर महकमा दाखिला को केस की जांच पड़ताल के लिए सौंपा जाएगा। लेकिन जब महकमा दाखिला कमेटी के सामने सबूत पेश करेगा तो बाज़ाब्ता तौर पर जो सबूत होंगे उसकी कॉपी कमेटी के सामने रखी जाएगी इस फैसले के मुताबिक और उसके बाद किसी भी मुलाजिम के खिलाफ शवाहिद या सबूत होंगे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ एडिशनल डायरेक्टर CID की सिफारिशात के साथ जो महकमा दाखिला है उसको कमेटी के सामने ये पूरा मामला रखना होगा सबूत के साथ और उसके बाद कार्रवाई होगी। विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी बना दी गई है और यह हाई पावर कमेटी अब एम्प्लॉयज पर नजर रखेगी और जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट कार्रवाइयां करेंगे उनके खिलाफ अब उनकी नौकरियां भी जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं और नीचे ग्राउंड पर आते आते चाहे सिविल सेक्रेटरीट हो या हमारे दीगर इदारे हो वहां पर एम्प्लॉयज कैसे इस डिसीजन को देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए गौर, आपका भी काफी सारा तजुर्बा एक्सपीरियंस है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग देश की एकता और अखंडता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, गुपचुप तरीके से उठाते रहे, पॉम्पलेट छापते रहे, उनको इस जम्मू कश्मीर जब वो रियासत थी बड़ी ज्यादा तरजीह मिली
और कुछ लोगों को आईएएस का दर्जा भी दिया था, ये भी आप जानते हैं। वो बिल्कुल रेक्टिफाइड है, हालांकि वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। और ये लगातार सिलसिला चलता जा रहा था। अलगाववादियों के सिफारिश पर उनको प्रमोट भी किया जाता था, उनको प्रोजेक्ट भी किया जाता था, उनको प्रमोशंस भी दिए जाते थे और प्राइम पोस्टिंग भी दी जाती थी। ये कानून एकदम से बड़ा जरूरी हो चुका था। कानून तो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये बड़ा जरूरी हो चुका था कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो सरकार की तनख्वाह लेकर के और देश के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मुझे लगता है कि ये वेलकम करना चाहिए। हर एक मुलाजिम को, हर एक व्यक्ति को इस स्टेप को स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसको भी ईमानदाराना तरीके से, हालांकि किसी को विक्टिमाइज नहीं बनाना चाहिए, इसमें ईमानदाराना तरीके से जो लगता है कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोल रहे हैं उसी के खिलाफ अपनी रिकमेंडेशन दे, अपनी जिद न पीछे और जमीनी सतह पे सही मायने में पॉजिटिव अप्रोच लेकर के इसको लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से एक रिएक्शन श्रीनगर से भी लेंगे और उसके साथ साथ अब फोन कॉल्स का आना भी शुरू हो गया है, तो आपकी फोन कॉल्स भी हम जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले आप सईद फारूकी बताइएगा किस तरीके से हुकूमत के इस कदम को आप देखेंगे ग्राउंड पर आते आते। क्या एम्प्लॉयज अडर रहेंगे, क्या एम्प्लॉयज अब इस चीज को मानेंगे कि जो कुछ हुकूमत करने जा रही है ये एक बड़ा स्टेप है और अब हम जरा एहतियात से काम करें? देखिए गवर, इससे पहले भी इस तरह के फैसला आया था और मुलाजमों के लिए कहा गया था कि कंसर्न डिपार्टमेंट के हवाले से वो सोशल मीडिया पे इस तरह की बात ना करे। अब जिस तरह ये कानून बना है और बाज़ात तौर पर कमेटी बनी है, ऐसा लग रहा है कि शायद मुलाजमों की नजर जो भी इस तरह मुलवस है, किसी जो इसी तरह लिखते हैं सोशल मीडिया पे या ऐसी कोई बात करते हैं, शायद उनके लिए सीरियस कंसर्न है और अब वो एहतियात के साथ चलेंगे, क्योंकि अब तो नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो लिख रहे हैं। और ये बताइएगा जल्दी से कि अब चूंकि सरकार का बड़ा फैसला आ गया जो हमने बताया भी है, लेकिन ये बताइएगा कि अब जो हम टीवी चैनल्स पर देख रहे थे बहुत से लोग सरकारी मुलाजिम थे लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी खुलकर बोल रहे थे और चल रहा था अभी तक, अब ये चलना वाला बंद चलेगा जी? ये बंद हो गया? बिल्कुल बहुत बंद हो गए। इस ऑर्डर में एक और चीज है कि जो ये कमेटी बनी है उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमिन जो है वो सरकारी स्टेशनों में काम करते हैं, वो उनका भी मीडिया हाउसों में ही काम करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, बाकी दफ्तरों से हो, बाद में वो मीडिया हाउस में ज्वाइन करते हैं। गौरव थोड़ा सा समय चाहूंगा 30 सेकंड क्या, कि जब आपको याद होगा कि जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल, कैजुअल और कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन अफसर लगाए थे, उनके बारे में भी गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट हासिल की थी। वो शाम को लोकल अखबारों में, न्यूज एजेंसीज में काम करते, दिन में सरकार के साथ रहकर फीडबैक जो होगा उसको बाद में छापते थे अगले दिन। यही वजह है कि माली बहरान की वजह से उन्हें बताया गया कि आपको यहाँ से निकलना पड़ा, फाइनेंस कमीशन ने क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन वो भी यही थी कि वो जर्नलिस्ट थे, इंफॉर्मेशन अफसर लगे थे। बाद में उन पर आरोप था कि शाम को वो कहीं सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। अब बेहतर है कि इनको रोक लगाने से बेहतर है इन 20-30 मुलाजमीन को रुखसत किया गया। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, सिविल सेक्रेटरी से बकिया जगहों पर बहुत सारी चीजें लीक हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आपका कंट्रोल नहीं किया जा सकता, 2G आपने देना ही देना है। मुझे लगता है कि अब खासकर टीचर्स पे बहुत ज्यादा नजर है, लेक्चरर्स पे बहुत ज्यादा नजर है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, सेक्रेटरी में काम करते हैं, होम डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, चाहे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स हो। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपके फोन कॉल्स